जरा सोचिए एक बात, संसद का मानसून सत्र खत्म हो चुका है। गृह मंत्री जी पूरा 18 दिन के सत्र में एक बार भी सदन में ठीक से हाजिर नहीं हुए हैं। आखिरी दिन 2 मिनट आए और राष्ट्रगान गा के चले गए। बच्चों पर पैलेट गन चलाने के मामले में एक शब्द भी नहीं बोले। विपक्ष के हर एक सवाल से नजर चुराते रहे। स्पीकर ओम बिरला जी ने भी उन्हें बचाने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ी। ऐसा माहौल बना दिया गया है कि लग रहा है जैसे मामला ठंडा बस्ते में चला गया है। लेकिन अब असली खेल तो शुरू ही हुआ है। कांग्रेस की तरफ से एक ऐसा ऐलान हुआ है जिसने पूरी सत्ता की नींद उड़ा दी है। 4 राज्य पूरे 4 तारीखों और एक ही मांग, गृह मंत्री अमित शाह जी का इस्तीफा। और यह कोई हवा में नहीं लिया गया फैसला, यह पूरी रणनीति के साथ तैयार किया गया है। एक बहुत बड़ा राजनीति अभियान जो अब सड़कों तक पहुंचने वाला है। सोचिए, संसद जहां चुप कराई जा सकती थी वहां तो खेल खत्म कर दिया गया, लेकिन सड़क पर जो जनता के हाथ में माइक है वहां कैसे चुप कराएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल सच्चाई। जो भी बातें होगा सच के साथ होगा। आज हम इसी पूरी योजना पर बात करेंगे। आखिरकार कांग्रेस की नई रणनीति क्या है, इसके पीछे क्या सच है और क्या सचमुच अमित शाह जी की कुर्सी अब बचाना मुश्किल हो जाएगा। तो पहले पूरा टाइमलाइन समझिए। 20 जुलाई को जंतर मंतर पर छात्र के साथ जो हुआ है वो पूरे देश ने देख चुका है। पैलेट गन चली, लाठियां चली, आंसू गैस के गोले दागे, बच्चिया के साथ अभद्र हुई, वह शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। दिल्ली पुलिस जो सीधे गृह मंत्रालय के अंडर में आती है उसकी कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। यह रैपिड एक्शन फोर्स के इस्तेमाल पर सवाल उठे हैं। मेडिकल रिपोर्ट, पैलेट गन का घाव दर्ज हुआ है। संसद मार्ग, पुलिस स्टेशन की जनत डायरी में बाकायदा पैलेट गन का फायरिंग की एंट्री भी हुई है। इस सब सवालों का जवाब देने के लिए गृह मंत्री जी संसद में एक बार भी खड़े नहीं हुए हैं। 20 जुलाई से लेकर 13 अगस्त तक पूरे 18 दिन का सत्र और गृह मंत्री गायब है। ये कोई सामान्य बात नहीं है। अब राहुल गांधी ने जब FIR कराने गए तो वहां पुलिस फिर FIR करने से मना कर देती है। राहुल गांधी ने क्या कहा वो सुनिए। साहिल के शरीर पर और आंख में छर्रे हैं, दिल के पास भी छर्रे लगे हैं, एक आंख से उसको दिखाई नहीं देता है। हम सुबह 11:30 बजे से FIR करवाने आए थे, लेकिन शाम 6:45 बजे FIR नहीं लिखी गई। सोचो, जब दिल्ली के बीच में पुलिस ऐसा कर सकती है तो छोटे शहरों में क्या होता होगा। हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ उसकी माँ और उसके पिता के लिए इंसाफ मांग रहे हैं। जब तक FIR नहीं होगी तब तक दोषियों पर कार्रवाई नहीं होगी। हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। अंदर से हमें बोला जा रहा है कि ऊपर से आर्डर आया है, FIR नहीं होगी। यह देश में हर रोज होता है, गरीबों के साथ होता है, महिलाओं के साथ होता है, यहाँ तक कि इस देश के युवाओं पर गोली चलाई जा सकती है, आंख फोड़ी जा सकती है। लेकिन अमित शाह जी, होम मिनिस्ट्री और दिल्ली पुलिस इंसाफ देने से मना कर देती है। आज लूप को खुद आकर एक ठप्पा लेना पड़ा है। 10 दिन से FIR नहीं लिखी जा रही थी। किसी ने तो मारा है, किसी ने उसके शरीर में छर्रे तो दागी होगी, तो किसी ने तो किया होगा। आपने नहीं किया तो किसी ने किया होगा। तो कैसे लिखना पड़ेगा? ये हिंदुस्तान का युवा है। यह लोकतंत्र में सबसे बड़ी अनदेखी है। जो व्यक्ति देश की आंतरिक सुरक्षा का सर्वोच्च जिम्मेदार है, जिसके अधीन देश की सारी बड़ी एजेंसियां आती है, वो जब अपनी ही जनता के बच्चों पर हुई कार्रवाई का जवाब देने से भागे तो सवाल उठना लाजमी है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने भी हस्तक्षेप किया है। हाई पावर कमेटी बनी, जांच के आदेश दिए गए, यानी न्यायपालिका ने भी माना कि मामला गंभीर है। लेकिन गृह मंत्रालय की तरफ से जो चुप्पी बनी हुई है वो अब जनता को खल रही है, और यही खलन कांग्रेस के इस नए अभियान का असली आधार है। दोस्तों, अब कांग्रेस की योजना समझिए। कांग्रेस की एक बड़ी अंदरूनी बैठक जिसमें यह तय हुआ है कि सिर्फ
संसद में विरोध जनता से बात नहीं बनेगी, अब जनता के बीच जाना पड़ेगा। युद्ध कांग्रेस को कमान सौंपी गई है और 4 राज्यों के 4 तारीख की गई है। पहला बड़ा प्रदर्शन 24 अगस्त को मध्य प्रदेश में होगा। मध्य प्रदेश क्यों? क्योंकि वहां बीजेपी की सरकार है, वहां जनता के मन में कई सवाल है, वहां से आवाज उठने का सीधा असर दिल्ली पर पड़ेगा। दूसरा प्रदर्शन 26 अगस्त को हिमाचल प्रदेश में होगा, जहां कांग्रेस की सरकार है, जहां का माहौल शुरू से ही जागरूक कर रहा है और जहां पिछले साल की भयंकर तबाही के वक्त कांग्रेस सरकार से मिली अपेक्षा को लोग जो आज तक भूले नहीं है। तीसरा प्रदर्शन 28 अगस्त को तमिलनाडु में होगा, यानी दक्षिण भारत में सीधा हमला, जहां डीएमके पहले से ही बीजेपी से नाराज चल रही है और जहां का युवा वर्ग अपने ही तरीके से जागरूक है। और चौथा बड़ा प्रदर्शन 21 अगस्त को होगा, जिसकी जगह अभी अंतिम रूप से घोषणा नहीं हुई है, लेकिन कहा जा रहा है कि इसे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में या किसी बड़े केंद्र में रखा जाएगा। जरा गौर कीजिए, चारों तारीखों ऐसी है कि 8 दिनों के अंदर लगातार 4 बड़े प्रदर्शन, यानी हर 2 दिन में एक बड़ी खबर है, हर 2 दिन में एक बड़ा हेडलाइन, हर 2 दिन में सोशल मीडिया पर तूफान। यह पूरी टाइमलाइन बहुत सोच समझकर तय की गई है ताकि मुद्दा गर्म रहे, ठंडा ना पड़े। और सबसे बड़ी बात, 4 अलग अलग राज्य, 4 अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र, 4 अलग अलग राजनीति परिस्थितियां, इससे पूरे देश को संदेश जाएगा कि ये सिर्फ किसी एक राज्य की समस्या नहीं है, ये पूरे देश के छात्र की समस्या है, ये पूरे देश की चिंता है। दोस्तों, यहाँ असली सवाल यह है कि मानसून सत्र खत्म होने के बावजूद कांग्रेस इस मुद्दे को सड़क पर क्यों ले आ रही है? जवाब बहुत सीधा है, क्योंकि संसद में जब मंत्री की जवाब देने से भागे तो जवाब निकलवाने का दूसरा तरीका सड़क है। संसद तो अब अगले सत्र तक बंद है, लेकिन जनता की अदालत तो हमेशा खुली है। और उस आंदोलन में जब जनता का जवाब बनता है तो सत्ता के लिए बचाना मुश्किल हो जाता है। यही तो लोकतंत्र की शुरुआत है कि जब एक रास्ता बंद हो जाए तो दूसरा रास्ता खुल जाता है। कांग्रेस का मानना है कि छात्र से जुड़े मुद्दे पर दिल्ली में हुई छात्र विरोधी प्रदर्शन के दौरान पुलिस की बर्बरता कार्रवाई पर सरकार ने पर्याप्त जवाब नहीं दिया है। जब जवाब नहीं मिलता तो सवाल पूछने का एक ही तरीका बचता है, जनता के बीच जाकर के पूछना, और यही कांग्रेस अब करने जा रही है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है दोस्तों। सड़क के प्रदर्शन के साथ साथ एक और बड़ा कदम उठाया गया है। डिजिटल कैंपेन, ऑनलाइन पिटीशन शुरू की जा चुकी है, जिसमें आम नागरिकों से अमित शाह जी के इस्तीफे की मांग के समर्थन में हस्तक्षेप मांगे जा रहे हैं। यानी एक तरफ ग्राउंड प्रोटेस्ट, दूसरी तरफ डिजिटल कैंपेन, या दोनों मिलकर एक साथ ऐसा बदलाव लाएंगे जिससे बचना आसान नहीं होगा। और सोशल मीडिया की ताकत का असली अंदाजा अब सत्ता को हो चुका है। जब जंतर मंतर पर हुए अत्याचारों की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई, तब बीजेपी का पूरा आईटी सेल जवाब देने में असमर्थ हो गया। धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी भी उसी सोशल मीडिया की ताकत की वजह से गई थी। तो जब वही ताकत अब अमित शाह जी के खिलाफ लगेगी तो असर क्या पड़ेगा? दोस्तों, यहाँ थोड़ा गहराई में जाइए। यह पूरा अभियान सिर्फ प्रदर्शन नहीं है, यह एक बहुत सोची समझी राजनीति है। कांग्रेस इस मुद्दे के जरिए कई निशाने एक साथ साधना चाहती है। पहला, गृह मंत्री पर अप्रत्यक्ष दबाव ताकि उसे कम से कम जवाब देने पर मजबूर किया जा सके। दूसरा, बीजेपी के अंदर पहले से जो पावर स्ट्रगल चल रहा है उसे और तेज करना। खबरें आ रही है कि आरएस मार्गदर्शन मंडल में गुजराती लांबी के बीच तलवारें खींची हुई है। देवेंद्र फडणवीस जी को दिल्ली बुलाने की चर्चा चल रही है। अमित शाह जी का मंत्रालय बदलने की बात हो रही है। ऐसे में जब बाहर से भी दबाव पड़ेगा तो अंदरूनी लड़ाई और तेजी होगी। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण निशाना यह है कि युवा वर्ग को कांग्रेस के साथ जोड़ना।
जनजी जो पिछले कुछ महीनों से सड़क पर है, जो कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन में जोरदार तरीके से शामिल हुई थे, उसे कांग्रेस अपने साथ लाना चाहती है। और युवा कांग्रेस को कमान देने की यही मतलब है कि युवा से बात हो सके, नौजवानों से नौजवानों की भाषा में बात हो सके। दोस्तों, इसी बीच याद कीजिए, राहुल गांधी ने पहले ही कहा है कि जब तक अमित शाह की इस्तीफा नहीं देंगे तब तक वह चैन से सोने नहीं देंगे। बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा था कि पूरी रात जगा के रखेंगे जब तक यह खुद कैप्लेक्स ना कर जाए, जब तक वो खुद ना कहें कि हमें माफ कर दो, हमें छोड़ दो। यह कोई हल्की फुल्की चुनौती नहीं है दोस्तों। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी योजना थी और वह योजना धीरे धीरे जमीन पर उतर रही है। सड़क, सोशल मीडिया, अदालत, विपक्षी सहयोगी, हर जगह एक साथ दबाव बनाया जा रहा है। यहां तक कि 17 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने भी राहुल गांधी को बड़ी राहत दी है। आय से अधीन संपत्ति के जिस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ईडी और सीबीआई को जांच के आदेश दिए थे, उस पर मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत जी की बेंच पर पूरी कार्रवाई पर रोक लगा दी। यानी जिस एजेंसिया को राहुल गांधी के पीछे लगाया गया था, अब वो एजेंसियां रोक दी गई है। यह सब मिला के एक बहुत बड़ा माहौल तैयार कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ एक बात और गौर करने की है, कांग्रेस का यह अभियान ऐसे वक्त आ रहा है जहां बीजेपी के अंदर वैसे भी भूचाल मचा हुआ है। मंत्रिमंडल में बड़े फेरबदल की खबर है। 2 जनधन से ज्यादा मंत्रियों के विभाग बदलने की तैयारी है। पीयूष गोयल जी के इस्तीफे की चर्चा है। कई राज्यों के गवर्नर बदलने की खबर है। ऐसे में जब बाहर से भी दबाव बढ़ेगा तो अंदर की भगदड़ और तेज हो जाएगी। सत्ता पर जब अंदर से हिली हुई तो बाहर से दिए गए झटके ज्यादा असर करते हैं और यही कांग्रेस ने भी भांप लिया है। यहाँ चंद्रबाबू नायडू की भूमिका भी बहुत अहम है। नायडू पहले ही केंद्र सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि अमित शाह जी को बहुत समय के लिए मंत्रालय से हटा दिया जाए, बीमारी का बहाना बना दिया जाए, मंत्रालय ही बदल दिया जाए। नायडू की टीडीपी के पास 16 सांसद है और वह केंद्र सरकार की सबसे मजबूत बैसाखी है। जब इसकी मजबूत बैसाखी खुले तौर पर मंत्री बदलने की मांग करने लगे तो अंदर से हलचल होगी ही। और इसी बीच बाहर से कांग्रेस 4 राज्य पर अभियान कर रहा है। तो सोचिए दबाव कैसा बनेगा दोस्तों। यहाँ एक बात बहुत बड़ा सवाल उठता है कि क्या यह पूरा अभियान वाकई अमित शाह जी को कुर्सी छोड़ने पर मजबूर कर सकता है? ईमानदारी जवाब यह है कि सिर्फ 4 प्रदर्शनों से कुछ बड़ा नहीं होगा, लेकिन यह 4 प्रदर्शन एक बड़ी लहर की शुरुआत हो सकती है। अगर मध्य प्रदेश, हिमाचल, तमिलनाडु और चौथे राज्य में लोगों की भारी भागीदारी दिखी, अब सोशल मीडिया पर समुच्चय लाखों लोग ऑनलाइन पिटीशन पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। अगर स्थानीय स्तर पर छात्र और युवा इसे जुड़ते हैं तो यह अभियान 4 राज्यों से आगे बढ़कर पूरे देश में फैल सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो सरकार के लिए इसे नजरअंदाज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इतिहास गवाह है, जब जनता किसी एक मांग पर लगातार सड़क पर आती है तो सत्ता को झुकना ही पड़ता है। आजादी की लड़ाई से लेकर आज आपातकालीन के खिलाफ तक हर बड़ा बदलाव सड़क से ही आया है। यहाँ एक बात गौर करिएगा, अमित शाह जी के इस्तीफे भले ही तुरंत ना हो, लेकिन उन पर बना हुआ दबाव कई चीजें बदल सकता है। सत्ता के भीतर की समीकरण बदल सकती है, कुछ फैसले पलट सकते हैं, कुछ जांच रुक सकती है, कुछ मामले में असहमति बन सकती है। यानी अगर सीधे इस्तीफे नाम हो तो भी यह अभियान अपना असर छोड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह पूरे विपक्ष के लिए एक टेस्ट भी है। अगर कांग्रेस यह अभियान सफलतापूर्वक चला ले गई तो आने वाले चुनाव में उसकी विश्वसनीयता और बढ़ेगी, इंडिया गठबंधन के भीतर उसका कद और बढ़ेगा, युवा वर्ग में उसकी बैठ और गहरी होगी। दोस्तों, यहाँ एक और छोटी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहूंगा। जो 4 तारीखें तय की गई है उनकी टाइमिंग भी दिलचस्प है।
24, 26, 28, 31 अगस्त को, ठीक उसी समय पर जब सुप्रीम कोर्ट में कई बड़े मामले लंबित है, जब बीजेपी के भीतर मंत्रिमंडल फेरबदल की तैयारी चल रही है, जब बंगाल में टीएमसी के बागी सांसदों की सदस्यता पर तलवार लटकी है, जब बीजेपी केयर्स फंड के ऑडिट पर सवाल खड़े हो रहे हैं, यानी हर तरफ एक के साथ एक दबाव बढ़ने की रणनीति है। सत्ता को एक साथ इतने मोर्चों पर लड़ना होगा कि उसका ध्यान बंटता जाए, और जब ध्यान बढ़ता है तो गलतियां होती है, और जब गलतियां होती है तो नुकसान होता है। यही कांग्रेस चाहती है, यही विपक्ष का पूरा गणित है। अब बात करते हैं इस पूरे अभियान की चुनौती की। सबसे बड़ी चुनौती है कांग्रेस के अपने कैडर की। पिछले कुछ सालों में कांग्रेस के जमीनी संगठन में कमजोरी आई है, कई राज्यों को उसका असर घटा है। ऐसे में क्या 4 राज्यों में सचमुच बड़े प्रदर्शन हो पाएंगे, यह देखना होगा। दूसरी चुनौती यह है कि मीडिया कवरेज की मुख्य धारा का मीडिया आमतौर पर विपक्ष के आंदोलनों को कम कवर करेगा। ऐसे में डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया पर ही निर्भर रहना होगा। तीसरी चुनौती भावनात्मक जुड़ाव बनने की, क्योंकि लोगों को यह यकीन दिलाना होगा कि सिर्फ राजनीति मुद्दा नहीं है, बल्कि हर उस माता पिता का मुद्दा है जिसका बच्चा जंतर मंतर पर घायल हुआ था, हर उस बच्ची का मुद्दा है जिसके साथ बदसलूकी की गई थी, और उस युवा का मुद्दा है जो नौकरी की तलाश में भटक रहा है। अगर यह भावनात्मक जुड़ाव बन गया तो अभियान सफल होगा, नहीं तो सिर्फ राजनीति प्रचार बन के रह जाएगा। दोस्तों, अंत में एक बात कहनी है, लोकतंत्र में सत्ता को जवाबदेही बनना जनता का अधिकार है, और विपक्ष का कर्तव्य है कि जब सत्ताधारी दल का सबसे बड़ा मंत्री संसद में जवाब देने से भागे, जब वो देश के छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई पर एक शब्द ना बोले, तो जनता को सवाल पूछने का पूरा हक बनता है। और अगर विपक्ष का सवाल जनता के बीच जाकर के उठता है तो यह लोकतंत्र की जीत है, हार नहीं है। कांग्रेस का यह अभियान कायम होगा या नहीं होगा, अमित शाह जी के इस्तीफे होंगे या नहीं होंगे, यह तो आने वाले वक्त बताएगा। लेकिन एक बात तय है, वह पहले जैसा माहौल नहीं रहा। अब सत्ता को हर कदम पर जवाब देना पड़ रहा है, अब हर फैसले पर सवाल उठ रहे हैं, और यही तो लोकतंत्र की असली खूबी है। जब जनता जागती है तब विपक्ष खड़ा होता है, जब न्यायपालिका सतर्क रहती है तो कोई भी सत्ता, कोई भी नेता, कोई भी मंत्री बच नहीं सकता। दबाव आना ही होता है, चाहे धीरे धीरे आए, लेकिन आता जरूर है। और आने वाले दिनों में जो भी कुछ होगा वो भारतीय राजनीति में एक नया अध्याय खुलेगा। 4 तारीखें, 4 राज्य, एक ही मांग, पूरे देश की निगाहें। यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या सचमुच यह आंदोलन पूरे राज्यों तक फैलेगा, या इसे युद्ध कांग्रेस की टीम जमीन पर उतर जाएगी। क्या डिजिटल कैंपेन को लाखों लोग का समर्थन मिलेगा, और सबसे बड़ी बात है, इस दबाव के आगे सत्ता झुकेगी? जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा। हर दिन एक नई खबर आएगी, हर दिन एक नया मोड़ आएगा। अगर अभियान सफल हुआ तो कांग्रेस के लिए यह बहुत बड़ी उछाल होगी, अगर असफल हुआ तो सत्ता को थोड़ी राहत मिलेगी। लेकिन असफल भी हुआ तो भी एक संदेश तो जाएगा कि विपक्ष चुप बैठने वाला नहीं है। अगर हर मुद्दे पर सड़क पर उतर जाएगा, अब हर सवाल पूछ जाएगा, तो हर जवाब मांगा भी जाएगा। और यही तो असली विरोध की भूमिका होती है। अगर विपक्ष अपना काम ईमानदारी से कर, तो सत्ता को भी अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए। पिछले कुछ सालों में विपक्ष कमजोर था, इसलिए सत्ता ज्यादा मनमानी करती थी, लेकिन अब विपक्ष जाग रहा है, इसलिए सत्ता को संभालना पड़ रहा है। तो आप बताइए कमेंट में आपको क्या लगता है, क्या यह 4 राज्यों वाला अभियान सचमुच अमित शाह जी की कुर्सियां हिला पाएगी? क्या डिजिटल कैंपेन को लाखों लोग समर्थन मिलेगा? क्या मध्य प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्यों में भारी भागीदारी होगी? और सबसे बड़ी बात, आपकी नजर में क्या गृह मंत्री को छात्रों पर हुई पुलिस की कार्रवाई की तैनीत जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए?
आपकी राय क्या है हमारे लिए बहुत जरूरी है, कमेंट में बताएगा। जय हिंद, जय भारत।